और मेरे बच्चों, क्या हालचाल? आगे शुरू करें? आगे शुरू। चलो आगे शुरू करते हैं फिर आज। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप लोग सुना ही तो होगा। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने ये देखा था कि कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस हाईली स्टेबल होते हैं और उस प्रोसेस में क्या करते हैं, वो डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं। और डिसइंटीग्रेट करके क्या करते हैं, अलग अलग तरह की रेज को यानी पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब ये जो अल्फा, बीटा और गामा का एमिशन होता है, ये कब होता है? जब एटम का न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होता है। अब जो रेडियो एक्टिविटी की या इसकी जो खोज करी थी, डिस्कवर किया था, या इसके जो लॉज बनाए थे, वो बनाए थे किसने? वो बनाए थे रदरफोर्ड ने और सॉडी ने। रदरफोर्ड और सॉडी। रदरफोर्ड और सॉडी साहब थे जिन्होंने क्या करा था? सॉडी जिन्होंने क्या करा था? जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज यानी डिस्कवर, लॉज दिए थे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, लॉज दिए थे। अब देखो एक चीज क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिविटी, पहली बात तो होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जितने भी हाईली एटम्स जिनके न्यूक्लियस, हाई मास नंबर के एटम्स जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, वो अपने आप को स्टेबिलिटी की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये नेचर का लॉ है, तो ये एटम भी ऐसे ही करता है, एटम का न्यूक्लियस भी ऐसे ही करता है। तो इस प्रोसेस में क्या करता है, वो अपने न्यूक्लियस से अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स को एमिट करता है। और 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल हमने पढ़े थे। और साथ में जो एटम्स होते हैं वो इन पार्टिकल्स को एमिट करके अपने न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी की ओर ले आते हैं या स्टेबल कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी क्या हो गया? द phenomenon of emission of alpha, beta and gamma particles from the nucleus of atoms which are highly unstable, है ना? And by emitting these particles, the nucleus of the unstable nucleus becomes stable। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब देखो, जो रेडियो एक्टिविटी होता है ना, ये जो प्रोसेस है ये बड़ा ढीठ है। ढीठ का मतलब समझते क्या होता है? मेरी मम्मी पता है मुझे कभी कभी क्या कहती थी, मैं तो बड़ा ढीठ था। मैं ढीठ क्यों था? मैं ढीठ इसलिए था कि अपने मर्जी से कोई भी काम करता था, है ना? चाहे कोई कुछ कितना भी कर ले, करना मुझे वही है जो मेरा मन करता है, चाहे दूसरे कितना भी कुछ कर ले। जैसे कभी कभी क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, उससे हमें काम कराना होता है तो हम क्या करते हैं? चॉकलेट देते हैं उसे, बेटा ये चॉकलेट है लो, और वो काम कर दे मेरा, तो भाग के करता है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी मर्जी से करना होता है, जैसे उनमें से मैं एक हूं, है ना? तो हमें अपनी मर्जी से काम करना है। तो वही काम ये है। जो एटम्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं,
वो जो भी काम करते हैं, जो भी डिसइंटीग्रेट करते हैं, अपने आप करते हैं। बाहर से आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते उसका। अगर कोई रेडियो एक्टिव एटम टूटेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, तो अपने आप ही करेगा। बाहर से आप कितने भी कुछ कर लो, जैसे केमिकल रिएक्शंस होता है ना, केमिकल रिएक्शंस जो होता है ये कैटलिस्ट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, इन सब चीजों को चेंज करके, यानी कि फिजिकल कंडीशंस को चेंज करके इसके होने या न होने को आप कम या ज्यादा कर सकते हो ना। लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला बड़ा ढीठ है ये। अगर इसको होना होगा तो खुद ही हो जाएगा, नहीं होना होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप कोशिश कर लो, कितना भी आप ट्राई कर लो, नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये क्या है? ये एक तरह का हम कह सकते हैं सेल्फ डिसइंटीग्रेशन है। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन है, यानी इसको अगर होना होगा तो एटम अगर डिसइंटीग्रेट होना होगा तो अपने आप होगा, नहीं होना होगा तो कुछ भी कर लो नहीं होगा। यानी इसको ना तो इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। कहने का मतलब सीधी सी बात है ना। होना है अपने आप होना है, नहीं होना है नहीं होना है। अगर एक चीज मुझे बताओ कि कोई भी चीज अगर अपने आप होना है, उसको अपने आप ही नहीं होना है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो क्या होगा? अगर मान लो एक एटम है, हम देख रहे हैं तुरंत टूट जाएगा। लेकिन हमारी मर्जी से नहीं टूटा, अपनी मर्जी से टूटा है वो। और अगर उसको नहीं टूटना होगा, मैं देख रहा हूं मेरे दादा आ जाए, मेरे परदादा आ जाए, उसके बाद कोई भी आ जाए, वैसी की वैसी मिलेगा इसको, उनको वो। इसका मतलब ये है कि नहीं टूटा। तो इसके ऊपर जोर ही हमारा नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कौन कब टूटेगा? टूटना होगा तुरंत टूट जाएगा, नहीं तो पीढ़ियां निकल जाएगी, ऐसी कैसी पड़ा रहेगा वो, नहीं टूटेगा। कर लो क्या करोगे उसका? तो ऐसी चीजों को हम लॉ ऑफ चांस भी कहते हैं। लॉ ऑफ चांस का मतलब क्या है? अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो काम हो गया, नहीं किस्मत अच्छी हुई तो काम नहीं हुआ, बस खत्म सी बात है। भगवान भरोसे छोड़ दिया, तो इसका काम भी भगवान भरोसे ही है। बहुत सारे साइंटिस्ट रेडियो एक्टिविटी की खोज करते करते निकल लिए। मैडम क्यूरी का तो नाम आपने सुना होगा, रेडियम की उन्होंने डिस्कवरी करी थी, सुना ही नहीं सुना है? उनकी डेथ जो हुई थी वो भी इस रेडियम की वजह से हुई थी। बेचारी देख रही होंगी कब निकलेगा, उनको लगा निकलेगा, तुरंत निकल गया, काम कर गया, इनका कैंसर हो गया रेडिएशन से। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है ये लॉ ऑफ चांस को फॉलो करता है, अपने आप नहीं है। लेकिन एक मैथमेटिक्स में आपने यानी क्या बताया? सेल्फ डिसइंटीग्रेशन है, लॉ ऑफ चांस को फॉलो करता है, एक्सटर्नल प्रेशर का या टेम्परेचर का या कोई भी चीजों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट अफेक्टेड बाय, ये कह सकते हैं नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स इस पर कोई अफेक्ट नहीं डाल पाएगा। समझ में आ गई बात? अब एक चीज देखो, जब एक्सटर्नल फैक्टर नहीं इफेक्ट डाल पाएगा तो फिर क्या कैसे हो सकता है? लेकिन आप एक चीज आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, और मैथ्स में आपने क्या पढ़ा होगा? प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना। अगर किसी बच्चे के पास मैथ्स है, मान लो अगर बायो का स्टूडेंट हो सकता है मैथ ना हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो सबने सुना है, नहीं सुना है क्या? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? अनुमान लगाना, है ना। इमेजिन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और मान लो एक सैंपल में, रेडियो एक्टिव सैंपल में मैं कहता हूं कि 5 एटम है, और एक में सैंपल में 10 एटम है, रेडियो एक्टिव एटम है ना। किसमें ज्यादा एटम टूटेंगे? तो कोई बेवकूफ सा ही बता देगा सर जिसमें ज्यादा होंगे उसमें चांस ज्यादा होंगे, जिसमें कम होंगे नंबर ऑफ एटम उसमें टूटने के चांस कम होंगे। ऐसा होगा ना? यानी एक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, एक की प्रोबेबिलिटी कम होगी। चाहे हो सकता है कि भाई देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आप 100% श्योर नहीं होगी टूटेगा या होगा ही होगा, जो हम सोच रहे होगा ही होगा। एक सिचुएशन है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, 100% श्योर नहीं है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना ऐसा। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि लॉ ऑफ चांस को फॉलो करता है कि हमारे पास डाइस है, हमने फेंका,
अब 6 आएंगे कि नहीं आएंगे वो कैसे बता दे भाई, लेकिन चांस तो है ना, है ना। और मान लो एक डाइस में एक 6 है, चीटिंग करके हमने 2 जगह 2 6 बना दिए, तो चांस अब ज्यादा हो गए ना 6 आने के, क्योंकि 6 फेजेस में 2 हमारे पास और फेस है जिसमें 6 है, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसे ही है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें जितने ज्यादा रेडियो सैंपल में जितने ज्यादा रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे, प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी डिसइंटीग्रेट होने की, होगी ना। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डीके कहते हैं या लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डीके, या क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, यानी कि लॉ ऑफ डीके या लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इन न्यूक्लिया रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया कम, टूटने का रेट कम, ज्यादा टूटने के रेट ज्यादा। तो मान लो अगर हम अब यानी कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसका, कि स्टेट्स दैट कि नंबर ऑफ एटम्स, रेडियो एक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स disintegrated per unit time depends on the या proportional on the proportional to the number of radioactive atoms, न्यूक्लियाई, एटम्स का मतलब न्यूक्लियाई मान लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, न्यूक्लियाई है तो न्यूक्लियर रिएक्शन तो न्यूक्लियाई होगा ना, क्योंकि हर एक एटम में न्यूक्लियस तो होता ही है, क्या बात है। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट at that time, समझ में आ गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशंस ड्राइव करके देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, इसको यूज करके हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वहां इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है। चलो शुरू करते हैं अपना काम, बिना टाइम को बर्बाद किए अपना काम शुरू करते हैं, और क्या ड्राइव करते हैं, इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, समझ में आया। चलो इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, देखो मान लो किसी भी सैंपल में N0 क्या है, हमने ले लिया इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, ओके। और मान लिए क्योंकि जैसे टाइम बीतता जाएगा तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स कम होते जाएंगे, प्रोवाइड टूटते, हो भी सकता है टूटे, नहीं भी टूटे, लेकिन हम मान रहे हैं धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो टूटेंगे। तो N मान लिया हमने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव atoms at any time t, ठीक। और उसके बाद मान लो स्मॉल टाइम में dn क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स डिसइंटीग्रेट in small time dt, in small time dt, the rate of disintegration will be dn by dt, and dn by dt किसके प्रोपोर्शनल है, पढ़ो क्या यार है, पॉज करके लिख लिया करो, कॉपी में पढ़ा करो, बोर्ड में जगह कम है। तो dn by dt प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम्स, ये डीएन एटम टूटे डीटी टाइम में, कितना, कब, जब एटम्स उसमें थे एन रेडियो एक्टिव एटम्स। अच्छा इनिशियल का मतलब हो गया
इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स मतलब एट टी इक्वल्स टू 0 पर, टाइम जब 0 स्टार्टिंग में जब हमने सैंपल को देखा, तो यहां पर हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन और लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि जैसे जैसे नंबर कम होंगे रेडियो एक्टिव का रेट डिसइंटीग्रेशन का वो भी कम होता जाएगा, इसलिए नेगेटिव लगाया। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो कैलकुलेट करें, नोट कर लिया करो, पॉज कर करके कर लिया नोट। अब क्या नोट करोगे, तो इरेज कर दिया, पहले करा करो, पहले करा करो, कर लिया होगा भाई, बट पॉज बटन होता तो है हमारे पास। अच्छा जी, अब यहां से क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट लगाते हैं लैम्डा, और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, इसको कहते हैं डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट and sometimes also called disintegration constant, disintegration constant। समझ में आ गई बात? अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो dn by n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू dt, ये इंटरचेंज कर दिया, माइनस कहां से लग गया लेकिन इंटरचेंज करके। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ गया, माइनस लॉग, पहले इंटीग्रेशन का साइन तो बना दो भाई, लॉग क्या, लॉग dn by n इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dt। इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट करके हम देखेंगे, देखो क्या आता है, लॉग का इंटीग्रेट क्या होता है, अच्छा इसको लिख देते हैं n से, अच्छा कब से कब तक ले रहे हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से, सपोज करो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लो हमने लिया t इक्वल्स टू 0, स्टार्ट से किया, यहां देखो, यहां वेरिएबल dt है, यहां वेरिएबल n है, तो लिमिट चेंज करेंगे एट t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t, और स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो नंबर था n, और इस टाइम हो गया n नॉट, सॉरी n नॉट, और n टाइम पे, t टाइम पे हो गया नंबर n, अभी लिखा था पीछे। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, 1/n का इंटीग्रेट होता है log n, log n, और लिमिट डालोगे, माइनस भी है इसमें ध्यान रखना, तो ये आएगा लिमिट कहां से कहां तक, n नॉट से n तक जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्दर तो ये हमारा आएगा, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt का हो गया t, लिमिट है 0 से t। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये माइनस लॉग ई लिखते हैं यहां पर, कहां से कहां तक, n से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो n माइनस लॉग n नॉट, और यहां आ गया हमारा कितना, यहां आ गया लैम्डा इंटू टी, लिमिट डालोगे तो वही टी रहेगा, तो ये हमारा इंटीग्रेट हो गया, माइनस को चाहो तो उधर ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो लॉग n ई है, नेचुरल लॉग कहते हैं इसको, मैंने बताया था आपको पहले, ये भी ई है, log n माइनस log n नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी। अब इसको क्या लिखना है आपको, log e log a माइनस log b इक्वल्स टू log a बाई b, n बाई n नॉट, और जहां log नहीं होगा वो e की पावर में चला जाएगा जब log लेंगे, तो ये आ गया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको फर्दर करेंगे एंटी लॉग, अच्छा इसको हम क्या, लॉग आ गया हमारे, हमने लॉग लिया इसको, तो ये कितना आ गया, लॉग कहाँ गया, इसमें हमने लॉग लिया था, लॉग लिया था तो कितना आ गया, हमने दोनों साइड क्या लिया था, लॉग n बाई n नॉट, हाँ ये आ गया, नहीं यहाँ तो अभी यही है, अभी तो चेंज नहीं होगा ना, अभी थोड़ी एंटी लॉग लिया हमने, अब लेंगे एंटी लॉग, तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग हट जाता है, और ये आ जाएगा n बाई n नॉट, और ये e की पावर में चला जाएगा, और फर्दर इसको जब और सही से लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको पॉज करके नोट कर लिया करो, ध्यान से, ध्यान रखना इस चीज को, तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी n इक्वल्स टू n नॉट और e की पावर माइनस लैम्डा t, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यहां पर n नॉट क्या है,
यार n नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, और n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम t टाइम बाद उसमें कितने रेडियो एक्टिव एटम्स है, उसमें n रेडियो एक्टिव एटम्स हैं। अब यहां पर देखो ये जो सीरीज है ना, ये कैसी सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है। और एक्सपोनेंशियल सीरीज में क्या होगा, देखो पहली बात तो एक्सपोनेंशियल सीरीज इंफिनिटी तक जाता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जब जा सकता है, लेकिन हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब वो खत्म होगा। यानी अगर ये पॉजिटिव होता तो टी जब तो इनफाइनाइट सीरीज बनता, अब माइनस है तो भी इनफाइनाइट बनेगा, एक में इंक्रीज कर रहा है एक में डिक्रीज करेगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जब टी होगा 0 मान लो तो n होगा n नॉट, क्योंकि e की पावर 0 इक्वल टू 1 यानी n इक्वल टू n नॉट, और जब t होगा इंफिनिटी तो उसी टाइम n होगा 0। e की पावर इंफिनिटी इज e की पावर इंफिनिटी e माइनस इंफिनिटी इज 0, दिस e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। तो जब इंफिनिटी होगा यानी कि वी कैन नॉट प्रोडक्ट किसी भी सैंपल में है ना, बाल्टी भर के रख लो, किसी भी में भर लो, कितना भी रेडियो एक्टिव आइटम रखोगे पता नहीं करोगे, एक है आपके पास तो भी आपकी वही औकात, एक बाल्टी आपके पास तब भी आपकी वही औकात, कोई फर्क नहीं है। तो इसको हम कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन से रेडियो एक्टिव एटम्स कब डिसइंटीग्रेट होगा, और इसका मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज है और ये चलता रहेगा। और अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको तो एक्सपोनेंशियल सीरीज ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज विल बी लाइक दिस। जो ग्राफ आएगा इसका वो इस तरीके से आएगा, और ये आ जाएगा हमारा ये इस तरीके से, ये ऐसा ग्राफ आएगा, इस तरह से आएगा। यानी स्टार्ट होगा कहां से, ये एन नॉट से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका एंड कहां से होगा, ये टाइम है और ये नंबर ऑफ एटम्स है, और इसका एंड कहां पर होगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एंड ऑफ दिस रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। इसीलिए इसको हम मिलाएंगे नहीं, इसको हम इंफिनिटी तक एक्सटेंड करते जाएंगे और इसमें इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ये ग्राफ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, ये ग्राफ आ गया रेडियो एक्टिविटी का। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखो डिफाइन करते हैं, किसको डिफाइन करते हैं, पहले लैम्डा को, कि डीके कांस्टेंट कितना होता है, डीके कांस्टेंट कितना होता है। देखो तो जैसे n इक्वल्स टू कितना था, n नॉट e की पावर e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, तो n जो है ये n नॉट के इक्वल कब होगा, n नॉट बाई e के इक्वल कब होगा, देखो n इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1 कब होगा, जब लैम्डा होगा 1 अपॉन टी, जब लैम्डा होगा 1 अपॉन टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यानी कि n हो गया n नॉट अपॉन e, और 1 अपॉन e की जो वैल्यू होती है लगभग कितनी होती है, ये होता है 2.7 के आसपास, और ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये लगभग आएगी 0.368 n नॉट। ये तो यानी हम ये बोलेंगे कि डीके कांस्टेंट ये उस टाइम का रेसिप्रोकल होता है जितने टाइम बाद रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ एटम्स में इनिशियल नंबर का इतने टाइम्स बच जाए, यानी कि 0.368 टाइम्स रेडियो एक्टिव एटम्स रिमेन्स undisintegrated. So what is this? This is the reciprocal of nothing. It is the reciprocal of time. Reciprocal of time at the end of which the number of radioactive atoms in the sample remains क्या बोलेंगे, सीधा बोले तो 1 upon e times or 0.368 times the initial number of radioactive atom तो दिस इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। अब यहां देख सकते हो ये इसका हो गया, और जो डीके कांस्टेंट का यूनिट होगा, यूनिट अगर आप बनाओ तो यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज पर सेकंड, ऐसा यूनिट पर सेकंड, पर मीटर, पर डे, पर मंथ, पर आवर, कुछ भी लिख दो,
पर ईयर, पर मिलियन ईयर, है ना। इस तरीके से आप कुछ भी इसका यूनिट, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, समझ जाओ। अब डीके कांस्टेंट जो होता है, देखो मैंने बताया कि ये फिक्स होता है, यहां से लग रहा है कि आपका फिक्स होता है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का फिक्स होगा कि अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल में मैंने 10 एटम डाल दिए तो डीके कांस्टेंट का फिक्स है ना, मतलब क्योंकि वो इतना टाइम हो जाएगा तो वो टाइम का रेसिप्रोकल डीके कांस्टेंट है। अब जब आपको वो टाइम ही नहीं पता तब होगा कब वो, तो फिर अलग अलग एटम के लिए अलग अलग हो सकता है टाइम, वो अगर एवरेज भी निकाले तो डीके कांस्टेंट डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है ये चीज। और ये चीज सिर्फ अनुमान है, बस अनुमान लगाए जाओ, रेडियो एक्टिविटी पढ़े जाओ बस। बहुत सारे मैंने बताया साइंटिस्ट अनुमान लगा लगा के निकल लिए, रेडियो एक्टिविटी ने खत्म कर दिया कहानी उनका, समझ में आ गया। मैडम क्यूरी का बताया। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से दूर रहा करो, कहने का मतलब ऑन होल्ड, कहने का मतलब ये है कि रेडियो एक्टिविटी एटम्स के पास मत जाओ, रेडियो एक्टिव एटम के पास मत जाओ, दूर रहो, बच के रहो इससे, समझ में आ गया। इसीलिए कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं ना, इतने हार्मफुल क्यों है, यही तो है, यही तो जो रेज निकलती है ना खतरनाक खतरनाक, ये तो काम कर देती है इंसान का, जानवरों का, पेड़ पौधों का, और को तो छोड़ो आप, समझ में आ गया। तो ये आपको मैंने, आप क्या बताया, ये आपको बताया हमने इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक, आगे करते हैं, डीके कांस्टेंट बताया। अब नेक्स्ट बताता हूं आपको एक नया टॉपिक इसी से रिलेटेड, दैट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, मान लो टी हाफ लिख दिया, नाम से पता लग रहा है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है भाई, हाफ लाइफ का मतलब आधी लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब आधी लाइफ। किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल में एटम्स में बहुत सारे, मान लो मैंने अपना बाल्टी भर के आपको रेडियो एक्टिव सैंपल दिया गया, मैं कहा कि हाफ लाइफ बताओ उसकी कितनी है, तो कहोगे भाई अगर क्या है, एटम्स कम है तो हाफ लाइफ कम है, एटम्स ज्यादा है तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी, यही तो बोलोगे, क्योंकि वही लॉ ऑफ चांस को फॉलो करता है। आप बोल तो सकते, यही नहीं बोल सकते कब होगा हाफ, लेकिन अनुमान तो लगा ही सकते हो। मैंने कहा कि जब तक पढ़ रहे हो रेडियो एक्टिविटी तब तक लगाओ अनुमान, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। हाफ लाइफ क्या है, नाम से बताया मैंने कि टाइम जिसके बाद किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल्स में जो उसके इनिशियल नंबर थे उसके आधे नंबर बच जाए, ये आधे नंबर टूट जाए, आधे एटम्स, रेडियो एक्टिव एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए, ये आधे डिसइंटीग्रेट होने से बचा हुआ रहे, कोने में घुसा रहे, वो ना टूटे, है ना, छुप छुप के घुस रहा अंदर, घुस गया, बचा हुआ अंदर। तो क्या बोलेंगे, द टाइम एट द एंड ऑफ विच द नंबर ऑफ radioactive atoms remains undecayed to half the initial number of radioactive atom, half the initial number of radioactive atoms। समझ में आ गई कहानी। तो कहानी ये है कि वो टाइम, जितने टाइम बाद किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल में बहुत सारे एटम्स हैं, उसमें रेडियो एक्टिव एटम्स है, जितने टाइम बाद आधे एटम जाएंगे टूट और आधे एटम जाएंगे बच, उस टाइम को बोलेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को अगर देखते हैं कितना आता है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ, तो आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन होती है ये, अभी हमने इसको ड्राइव किया था ना, नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलो आगे करते हैं। क्या बताया हाफ लाइफ, जितने टाइम, अगर मैं यहां पर टी की जगह टी हाफ डाल दूं तो भैया इसमें एन तो फिर आपको एन नोट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतने टाइम बाद नंबर कितने बच गए आपके, हाफ द एटम्स ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स हाफ रहेंगे, तो कर दो हाफ रहेंगे, तो क्या एन की जगह कर दो एन नॉट बाई टू। कब करोगे एन नॉट बाई टू, जब आपको स्मॉल टी करना पड़ेगा, टी हाफ ई टू दी पावर टी हाफ सबस्क्रिप्ट में है, ध्यान रखना, टी हाफ, ए डिवाइड कर दो नीचे टी हाफ से, टी को हाफ से कहीं डिवाइड कर दो, हो सकता है कुछ,
भाई मेरे बच्चे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसा भी करते। तो ये सबस्क्रिप्ट में है, डिवाइड बनी है कि टी से हाफ से डिवाइड कर दो, ध्यान रखना इस बात का। एन नॉट से कट गया, एन नॉट ये हो गया हाफ ई टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी, और सबस्क्रिप्ट में कितना e की पावर लैम्बडा और टी के सबस्क्रिप्ट में हाफ लाइफ। अब इसका मैं कर लेता हूं लॉग 1/2 इक्वल्स टू लॉग ई माइनस लैम्बडा टी, ई लैम्बडा टी। और आगे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log 1 माइनस log 2 इक्वल्स टू पावर की लॉग में क्या होती है प्रॉपर्टी, यहां भी प्रॉपर्टी लगा दी, यहां भी लगा दी, log a बाई बी इक्वल्स टू log a माइनस बी। लॉग किसी चीज की पावर में होता है तो पावर आगे जाएगा, तो माइनस लैम्बडा और टी हाफ तो आगे यहां बच गया ई और ई बेस है ई, या लॉग भी लेना है ई का। और हमेशा ध्यान रखना ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। क्या लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग जो है बेस और उसी का लॉग ले रहे हैं तो ये हमेशा होता है 1, याद कर लो इसको। और log 1 होता है 0, और यहां बच गया आपका माइनस log ई, बेस है ई और log लेना है 2 का, तो ये आ जाएगा आपका माइनस लैम्बडा टी ये, और बाकी आ गया 1। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, log 2 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, ओहो ये इसको पहले तो करो 2.3010 था ना, 2.3010 10 बेस कर देते हैं भाई, माइनस काट दो, 10 बेस कर दिया ना, लैम्बडा टी का हाफ, और log t की वैल्यू होती है 2.3010, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.6931, और हाफ लाइफ आपका आ गया कितना 0.6931 बाय लैम्बडा, ये आ गया जी, समझ में आ गया, कथा समझ में आ गई, कथा समझ में आ गई, समझ लो आई समझ, कथा समझ में आ गई, समझ लिया, चलो कहानी पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि जो हाफ लाइफ है ये है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल। एक बड़ी अच्छी चीज है इसमें, बहुत अच्छी चीज, मस्त वाली। और मस्त वाली चीज क्या है, क्या बताया कि जितने टाइम बाद आप आधे टूट जाएंगे, अरे किसका टूटेगा, नंबर का समय है क्या, नंबर नहीं है ना, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी रेडियो एक्टिव एटम का हाफ लाइफ, सैंपल का हाफ लाइफ कब होगा वो नंबर पे ही डिपेंड नहीं करता। भाई साहब अजीब कहानी है, बताओ इसकी तो कहानी अजीब है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसका हम हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई नंबर ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा, नंबर ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा, इसमें तो नंबर है ही नहीं। एक मान लो एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, दो लेते हैं, अरे दो क्या लेगा, 4 ले लो, 3 ले लो, या 3 ले लिया मैंने। एक में एटम है 1, मान लो यूरेनियम लेते हैं U23892, ये ले लिया। एक में 1 एटम है ना, जना सा कटोरा, एक में 100 एटम्स, किसी का वही U2 अलग नहीं कर देना, ये ध्यान रखना है, अलग अलग का लैम्बडा अलग अलग होता है, ये याद रखना भाई, भूलना नहीं है ना, ठीक। और एक में मान लो ले लिया हमने 1 मिलियन एटम, मिलियंस ऑफ एटम, 1 मिलियंस ऑफ एटम। इतने सब्सक्राइबर कब हो गए मेरे, कभी हो गए भी कि नहीं होंगे 1 मिलियंस ऑफ एटम्स हो गए 1 मिलियंस ऑफ एटम्स। तो 1 मिलियंस ऑफ एटम्स जब हम लेंगे, और ये वही एटम है यूरेनियम 238 और 92, और जब ऐसा हुआ तो मुझे बताओ कि इसकी जो हाफ लाइफ होगी सबकी क्या होगी। अब एक बार किसी को ना पता हो, किसी को हाफ लाइफ तो बता दो कि इसमें आधे टूट जाएंगे, तो कहेगा ये तो 1 मिलियन है, इसको टूटने में तो कितने साल लग जाएंगे, और ये तो तुरंत टूट जाएगा सेकंडों में, इसको टूटने में 10 दिन लगेगा, एक दिन में टूट जाएगा मान लो। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, सबकी हाफ लाइफ क्या है,
एक ही है। ये क्यों है? क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप बता ही नहीं सकते कौन कब टूटेगा। तो हाफ लाइफ कैसे निकालोगे? तो हाफ लाइफ इसकी भी उतनी ही है, इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है डीके कांस्टेंट पे। जिसका डीके कांस्टेंट होगा कम, उसकी हाफ लाइफ होगी ज्यादा। अब इन सब का डीके कांस्टेंट सेम है। एक रेडियो एक्टिव एटम का जो डीके कांस्टेंट होता है वो सेम होता है। तो जब सेम होता है तो फिर सबका सेम होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे बढ़े। क्या बताया? हाफ लाइफ। अच्छा, ग्राफ बना के दिखाओगे? देखो जी, अब मैं कैसे कह रहा हूं कि हाफ लाइफ भी किसी का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखो 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 देखो, ये ग्राफ बनाया था ना अभी, बनाया था ना अभी। किसका था? एन का था और टी का था। बनाया था ना? कैसा ग्राफ आया था? ऐसा आया था ना? टच नहीं किया था इसको क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा था। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब खत्म होगा। स्टार्ट तो कभी से किया था एन नोट से। अब एन नोट बाई टू कब होगा बताना? कब होगा? जो एन नोट बाई टू होगा इसमें, मान लो यहां हो गया है ना, उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। ये हो गया इसकी हाफ लाइफ, ये मिला दिया, ये हो गया इसका हाफ लाइफ आ गया। टी वन बाई टू आ गया ना, यानी कि यहां नंबर आ गया एन नॉट बाई टू। अब उसके बाद इसका भी आधा कब होगा? एन नॉट बाई टू का आधा कितना होता है? 1/4। कितना टाइम बाद होगा? टी डैश हाफ लाइफ। देखो, उसका भी आधा कब होगा? ये इसका भी आधा होगा 8, तो इसका हाफ लाइफ। यानी इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पास आता है। इनफाइनाइट सीरीज तभी तो है, यानी हाफ लाइफ भी किसी भी सैंपल का प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कितना टाइम बाद होगा। भाई लॉ ऑफ चांस है, हम क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट ढूंढ ढूंढ के बढ़ गए, ग्राफ उनका ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो कहानी खत्म इसकी। तो मैंने बताया आपको हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के साथ चलो एक और चीज आपको बताता हूं। चलो पहले मीन लाइफ बता देते हैं आपको, उसके बाद शुरू करेंगे। हाफ लाइफ के बाद आता है मीन लाइफ। अब इसका डेरिवेशन आप चाहो तो कर लेना, नहीं करना है तो मत करना, कोई बात नहीं, बस फार्मूला याद कर लेना। मीन लाइफ को हम, हाँ बच्चों, फिर हम मीन लाइफ का डेरिवेशन शुरू करते हैं। और मीन लाइफ मैंने बताया था आपको, मीन लाइफ का मतलब अगर हम क्या करें, कोई भी नाम से ही पता लग रहा है इसमें कि अगर कोई भी हम रेडियो एक्टिव एटम्स लेते हैं, मान लो किसी रेडियो एक्टिव एटम में 100 एटम्स हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स है ना, और 100 एटम्स की मान लो लाइफ जो है सपोज करो 10 ईयर्स है, तो एक की लाइफ कितनी आएगी? 10/100। यानी कि टोटल सैंपल में जितने भी एटम्स हैं उसने डिसइंटीग्रेट होने में जो भी टोटल टाइम लिया, उस टाइम को अगर हम क्या करते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव से एटम से डिवाइड कर दें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। तो अब हम क्या करते हैं, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ का को ड्राइव करते हैं। और इसका डेरिवेशन थोड़ा जितना ही बड़ा है, वो ध्यान रखना, उसका फार्मूला उतना ही छोटा है। तो अगर आपको लगता है डेरिवेशन मैथ है थोड़ा सा आपके पास, तो आप डेरिवेशन सीख सकते हो। बाकी इतना कोई डेरिवेशन सीखना है कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो, मैं करा देता हूं कि कैसे मीन लाइफ का हमको ड्राइव करते हैं। मैंने बताया डेरिवेशन जितना बड़ा, फार्मूला है उसका उतना ही छोटा। तो अभी हम क्या करते हैं, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ को ड्राइव करते हैं। उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? मीन लाइफ और एवरेज लाइफ of a radioactive sample of atoms is obtained by dividing total life of all the atoms to the number of radioactive atoms present initially। तो जितने भी उसमें रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, उन सारे एटम की जो लाइफ आ रही है टोटल, उस लाइफ को
टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो तो इसको एवरेज लाइफ बोलेंगे। तो एवरेज लाइफ को अगर हम मान लो ड्राइव करते हैं तो एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल विल बी, क्या होगी इसकी एवरेज लाइफ? देखो पॉज करके नोट करते रहना ध्यान से। कर लिया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे अब क्या लिखते हैं, देखो सपोज करो हम लिखे हैं कि लेट एन नॉट मान लेते हैं, वही सब जो लिखा पहले। ये क्या है? इनिशियल रेडियो एक्टिव एटम्स, रेडियो एक्टिव एटम्स, ये हमने इनिशियल रेडियो एक्टिव एटम्स मान लिए। और सपोज करो डीएन एटम क्या है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव एटम्स, एटम्स डिसइंटीग्रेट इन स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टाइम dt, मान लो dt टाइम में नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स टूटे कितने, सॉरी इन टाइम टी टाइम में मान लो डीएन एटम टूट गए सपोज करो, तो डीएन एटम की लाइफ कितनी होगी लाइफ ऑफ डीएन एटम, वही जो कंसेप्ट बताया। क्या करेंगे इसमें? एक की जो एवरेज लाइफ आई है डीएन एटम्स की, उन एवरेज लाइफ को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने टाइम में जितने एटम टूटे तो टोटल लाइफ आ जाएगी उनकी। तो डीएन इंटू टी, इसी को तो इंटीग्रेट करके हम टोटल लाइफ निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको जो हमारा डीएन एटम का लाइफ आया है अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल लाइफ आ जाएगी सभी एटम्स की। तो टोटल लाइफ ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स है सैंपल में उन सबकी लाइफ कितनी आएगी जी? ये लाइफ आ जाएगी आपकी डीएन इंटू टी, और जब इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट लिखोगे 0 से एन नॉट, ये आपकी टोटल लाइफ आ गई, टोटल लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स। अब क्या करोगे, क्या डेफिनेशन बताया कि जो टोटल लाइफ आया है उस टोटल लाइफ को आप किससे डिवाइड कर दोगे, यानी कि जो मीन लाइफ आएगी, मीन लाइफ विल बी इक्वल्स टू टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, जो उसमें इनिशियली टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उससे आप क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। तो दिस विल बी 0 से एन नॉट dn into t total life divided by n naught, this is the total, यानी this is the average life of the atom, this is denoted by tau। तो मीन लाइफ को हम किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट कर देते हैं। ताऊ जी है, ये सबके ताऊ हैं, ठीक। पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, चलिए अब जो क्या करेंगे, इसको क्या करना है, जस्ट हमें इंटीग्रेट ही तो करना है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन, थोड़ा मेरे इंटीग्रेशन पार्ट्स लगाते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर आपको इंटीग्रेट आता है तो आप करो, नहीं आता है तो फार्मूला याद करो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करोगे इसमें आप, अब इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसमें कुछ कलाकारियां करनी पड़ेंगी। क्या कलाकारियां करनी पड़ेंगी? डीएन की जगह लिख दिया भैया एन माइनस एन लैम्डा इंटू डी टी, ये डी हमने डीएन की जगह लिख दिया। अब कहोगे डीएन की जगह कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया, डीएन बाई डी टी हमें पता है इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी के होता है, तो ये हमने डाल दिया। समझ में आ गया होगा समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डीएन की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय एन नॉट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, देखो क्या, उसके बाद करेंगे हम ये जो हम कर रहे हैं, क्या करेंगे देखो, इसमें हम माइनस एन की जगह लिख देंगे एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये भी आपको पता होगा कहाँ से लिख दिया मैंने, टी पहले लिख देता हूँ, डी टी बाद में कर देता हूँ, नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देता हूँ जो इनिशियली है। अब मैंने क्या करा इसमें देखो, मैंने यहाँ पर करा है एन की जगह लिख दिया है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फिर इसमें जो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, क्या क्या कांस्टेंट आ जाएगा, एन नॉट, और अच्छा एक चीज और, लिमिट और डालेंगे। लिमिट क्या इसमें डालेंगे देखो, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल था वो इससे पहले जो हमने लिया था वो वेरिएबल किस में था, वो वेरिएबल था हमारा जो लिया है टाइम की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ जो हमने लिया है वो नंबर की फॉर्म में है। तो अब क्या करेंगे इसको,
अब इसको पहले हम n को t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट को। तो कर देंगे इसमें हम क्या, देखो ये आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी से जीरो, इन्फिनिटी से जीरो, ये आ गया हमारा लिमिट। समझ में आ गई बात। आगे इसको सॉल्व करते हैं, जो कांस्टेंट है बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच जाएगा लैम्डा बाहर, और माइनस लैम्डा बच जाएगा, माइनस लैम्डा। दिस विल बी t e की पावर माइनस लैम्डा t और dt, लिमिट इज इन्फिनिटी टू जीरो। समझ में आ गई बात। पॉज करके नोट कर सकते हो। कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक एक लाइन में मिटा करके फिर लिखते जाता हूँ क्योंकि जगह की कमी है। हाँ जी, अब आगे करते हैं। देखो अब ये है मैंने बताया था इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट हम बाई पार्ट्स में लिख देता हूँ। चलो जैसे एक्स और वाई, इसका मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा पता है, सेकेंड फंक्शन एज इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डी एक्स, ऐसे लिखूंगा, माइनस का साइन लगा करके डी वाई डी एक्स, इसको लिखूंगा, फिर किसको डी वाई डी, इसको एक्स कर दिया, लिखेंगे वाई को, और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ, जिसका मतलब इंटीग्रेट नहीं किया उसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसका, सेकंड फंक्शन का, यानी कि वाई का, और फिर दोबारा से इंटीग्रेट किसका करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे e की पावर मतलब इसका एक्स का डी एक्स, ये हो गया। तो इस तरह से कहते हैं उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वही लगाते हैं इसमें। इसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं, दूसरा को दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो e की पावर माइनस लैम्डा टी एज इट इज, सॉरी टी एज इट इज, इसको हमने ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस का साइन लगाया, इसको मिटा दो, ये कर दिया जी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी टी इंटू टी, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस लैम्डा टी, और ये पूरे का डी टी, एक बार यहाँ भी डी टी, और लिमिट है कितना, लिमिट है देखो इन्फिनिटी से जीरो, इन्फिनिटी से जीरो, ये लिमिट डाल दी हमने इसमें। अब मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूँ, और ये मिटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, देखो मिटाने के बाद हमारा आ जाएगा ये माइनस लैम्डा और टी, और इसका इंटीग्रेट क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा है, और यहाँ क्या आ जाएगा, अरे 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा e के पावर माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा इंटू डी टी, ये लिमिट है कितना था, इन्फिनिटी से जीरो। अब क्या करेंगे इसमें, देखो माइनस लैम्डा कॉमन ना ले लो, ले लिया, चलो ले लेते हैं भाई, ये ले लिया हमने कॉमन, तो बच गया e और बच गया t, और e के बारे माइनस लैम्डा t, साइन लगाया माइनस का, है ना, माइनस का हमने कॉमन ले लिया, माइनस में प्लस हो गया, तो इसका कहानी खत्म। अब इसका एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताया आपको, एक और लैम्डा आ जाएगा ना, ये टी भी सब यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, क्योंकि माइनस लैम्डा तो बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो माइनस लैम्डा आ गया, लिमिट है इन्फिनिटी से जीरो। तो आ गया। अब ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आपको करना है याद, मैं रजनीकांत की तरह मैं ये कपड़े ऐसे करता हूँ, देखो ऐसे, यस यस, रजनीकांत, रजनी भाई, रजनी तो एक ही है, दूसरा रजनी नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं रजनी हो गया तो फिर तो वो बेवकूफ़ है, रजनी साहब तो एक ही है, देखो जी। हाँ चलो छोड़ो, तो ये आ गया आपका, अब लिमिट डालो, तो जीरो, पहले इसमें अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो इसको हो गया हमारा e की पावर जीरो, और e की पावर माइनस e की पावर आ गया आपका, यहाँ जीरो डालोगे तो इन्फिनिटी, कुछ भी माइनस इन्फिनिटी कर दो हो जाएगा। फिर इसमें पहले इसमें डालते हैं दोनों, इसमें दोनों डालते हैं, पहले इसको लिमिट इसमें डालते हैं, फिर दोनों इसमें डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। तो क्या हो गया फिर e की पावर, फिर माइनस का साइन लगाओगे इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी, आ जाएगा आपका, ये इसकी कहानी खत्म इसकी। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं, माइनस का साइन इसके बाहर, ये आ गया आपका e की पावर जीरो बाई लैम्डा माइनस लैम्डा, और माइनस e की पावर इन्फिनिटी बाई माइनस लैम्डा। अब क्या हो गया पता है आपको, ये हो गया जीरो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ये हो गया जीरो, बच गया ये माइनस लैम्डा, तो ये आ गया वन अपॉन लैम्डा। देखो जी कितना छोटा सा फार्मूला, पिद्दा सा फार्मूला और इतना सा डेरिवेशन, पिद्दा सा फार्मूला और इतना सा डेरिवेशन। तो ये आपकी मीन लाइफ की डेरिवेशन आ गई, इतना सा फार्मूला, पिद्दा सा फार्मूला, इतना सा डेरिवेशन। चलो जो भी, ये मीन लाइफ और एवरेज लाइफ आ गई। अच्छा इसमें रिलेशन अगर निकालना है मीन लाइफ में, हो गया आपका, इसको नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ,
अब क्या करेंगे इसमें देखो, अब हम इसमें करेंगे ये रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। मीन लाइफ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होगा? बहुत आसान, कुछ नहीं है। तो देखो ये मार्कर थोड़ा धोखा दे रहा है, इसलिए मैं दूसरा कलर का लाता हूँ। तो ये हो गया, देखो टाउ जो था आपका ये कितना था 0.6931, मतलब सॉरी मीन लाइफ हाफ लाइफ अपॉन लैम्डा, और मीन लाइफ आपका आ गया टाउ जी आ गया इतना, डिवाइड कर दो तो टाउ आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद लगभग इसको जब 1 को से डिवाइड करोगे ना, मतलब ये टी हाफ अपॉन ये आ जाएगा 0.6931, और ये 1/3 हो जाएगा 1.414 टी हाफ। ये रिलेशन छोटा सा हम बता सकते हैं मीन लाइफ और हाफ लाइफ में, ये रिलेशन है। तो ये आ गया आपका मीन लाइफ, समझ में आ गया। अब हम आगे करते हैं, अब हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। पॉज करके नोट करते रहना, अब आगे देखो इसमें एक टर्म है छोटा सा, जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब वही है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, dN/dt। तो जो dN/dt है ये किसके प्रोपोर्शनल इक्वल होता है भाई? मान लो इसको a से डिनोट कर दिया, r से कर दो, किसी बुक में r से क्या है, किसी में a से क्या है, मैंने a से कर दिया लैम्डा इंटू n, और n की जगह मैं डाल सकता हूं क्या पता है आपको? अच्छा ये माइनस हटाओ यहाँ से, ये माइनस का यहाँ लगा दो, तो इसी को माइनस dN/dt एक्टिविटी बोलते हैं। माइनस dN/dt इज a, तो आपका आ गया a इक्वल्स टू, और n की जगह में क्या डाल सकता हूँ पता है आपको? n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, है ना। और जो ये होगा आपका ये n इंटू लैम्डा नॉट किसके इक्वल होगा पता है? किसके इक्वल होगा बताओ जरा, बताओ किसके इक्वल होगा? हमने n की जगह क्या लिखा है यहाँ पर पता है? n की जगह हमने लिखा है यहाँ पर n इंटू लैम्डा नॉट, और n इंटू लैम्डा नॉट होगा इनिशियल एक्टिविटी, मेरे मालिक इनिशियल एक्टिविटी होगा ये होगा a इक्वल्स टू a नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को। वेयर a नॉट क्या है? वेयर a नॉट इज माइनस a नॉट है क्या इसके, तो किसके बोले? माइनस dN/dt इक्वल्स टू लैम्डा इंटू n, फिर n की जगह हमने डाल दी, तो a नॉट किसके इक्वल है? a नॉट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n नॉट, ये ध्यान रखेंगे। a नॉट इज दिस इज a नॉट, लैम्डा इंटू n नॉट। तो ये हमारा जो है ये एक्टिविटी की फॉर्म में ये फार्मूला आ गया। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया, बिल्कुल वही चीज है, क्योंकि dN/dt डेल्टा n होता है ना, तो इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगा इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स के प्रोपोर्शनल या इक्वल, जब लैम्डा लगा देंगे तो ये आपकी एक्टिविटी का फार्मूला आ गया। वही है बिल्कुल जो रेडियो एक्टिविटी का वही फार्मूला, सेम, अलग नहीं है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद एक और फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, और वो फार्मूला क्या है देखो, वो है ये। जैसे देखो मान लो किसी सैंपल में n0 एटम थे, तो आफ्टर वन हाफ लाइफ के बाद कितने एटम बच जाएंगे? n0/2, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, यानी कि अब जो अगली हाफ लाइफ होगी ना, अब जो अगली हाफ लाइफ होगी वो इसकी नहीं होगी n0 की, अब वो अगली हाफ लाइफ इसकी होगी, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी n0/2 का आधा, है ना, यानी n0/2² आ गया। मतलब ये अगली जो हाफ लाइफ होगी आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, जो थर्ड हाफ लाइफ होगी वो अब इसका आधा नहीं होगा, वो इसका आधा होगा। मतलब ना तो n0 का आधा होगा, ना n0/2 का आधा होगा, ये आधा होगा n0/2² का। तो क्या हो जाएगा n, अब n0 और n0/2² का 1/2, कितना आ गया? n आ गया आपका n0/2 का क्यूब। तब देखो इसमें क्या रिलेशन आ रहा है कि पहले हाफ लाइफ बाद 2⁻1, दूसरे हाफ लाइफ बाद 2⁻2, तीसरे हाफ लाइफ बाद 2⁻3, तो nth हाफ लाइफ बाद कितने एटम बचेंगे भाई? ये नोट कर लिया करो जल्दी। तो आफ्टर nth हाफ लाइफ, तो nth हाफ लाइफ कितने बाद एटम बचेगा उसमें? n इक्वल्स टू
एन नॉट बाई 2 की पावर n। ये तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n बाई एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। बोले तो 1/2 की पावर n बाई एन नॉट इक्वल्स टू दिस और व्हाट इज n? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। और व्हाट इज n बाई एन नॉट? एन नॉट बाई एन नॉट वो एटम नहीं है जो टूट गए, n बाई एन नॉट वो फ्रैक्शन ऑफ एटम है जो बच गया सैंपल में। ध्यान रखना इस चीज को, नॉट डीकेड फ्रैक्शन, दिस इज अनडीकेड फ्रैक्शन। क्या ये? नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अनडीकेड एटम्स। जो अनडीकेड रेडियो एक्टिव, हम एटम्स कई बार बात कर देता हूं तो रेडियो एक्टिव एटम्स समझना। तो अगर मान लो n बाई एन नॉट अनडीकेड है तो डीकेड कितने हो जाएंगे? ऐसे निकाल लो उसको, एन नॉट जो नंबर था उसमें से माइनस कर दो। भाई इतने टूट गए, इतने फ्रैक्शन टूट गए, ये n टूट गए तो बचे कितने इसमें? इतने फ्रैक्शन अगर टूट गए, भाई इनिशियली मान लो n 1 था, फ्रैक्शन 1 होगा n नॉट बाई n, और इतने टूट गए तो कितने बच गए? n बाई एन नॉट, इतने बच गए। ये फ्रैक्शन जो आएगा 1 2 3 ऐसे आएगा ना, 1/2 1/4 1/6 1/8 ऐसे आएगा। तो इनिशियली तो 1 ही लेंगे ना, n नॉट बाई एन नॉट। तो n बाई एन नॉट इतने, ये क्या आ गया? ये डीकेड फ्रैक्शन हो गया, डीकेड है ना। और ये अनडीकेड, ध्यान रखना है अनडीकेड है। अगर कहता है किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल में 1/6 अनडीकेड है तो n बाई एन नॉट है। 1/6 डीकेड है, इसका मतलब 5/6 अनडीकेड है। सॉरी एन, हाँ, अगर मान लो अनडीकेड कहता है 1/6 तो n बाई एन नॉट 1/6 है ना, और 5/6 डीकेड है। ये ध्यान रखना, आपको 1 में से माइनस करना पड़ेगा आपको, तो आपको डीकेड फ्रैक्शन आएगा। अब इसमें एक और चीज होता है, देखो जो dn बाई dt है, dn बाई dt हमने लिखा था ना अभी, जो एक्टिविटी होती है प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा n के, होता है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? तो ये जब डिवाइड करोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू ये हो गया आपका, कितना आ जाएगा? ये आ जाए आपका, एक मिनट लाइट चली गई है, लाइट को चलाने दीजिए, अभी मैं करता हूँ स्टार्ट। लाइट की प्रॉब्लम है, अभी लाइट आ जाएगी, वेट फॉर ए मिनट, लाइट आ जाएगी, अभी लाइट आ जाएगी, आ जाओ भाई। चलो जब तक हम ऐसी कुछ बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो अभी आपका टॉपिक चल रहा है, देखो सबसे पहली बात तो जो भी आपकी पढ़ाई होती है, मैं अंधेरे में बोल रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा, माफ़ करना मेरे मालिक, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लाइट चली गई है। अभी जो है सोसाइटी में ये अपना पावर बैकअप करेंगे तो आ जाएगी। जब तक हम अपनी इधर उधर की बातें कर लेते हैं बिना एक दूसरे को देखे। और वो बातें क्या है? देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल। सबसे पहले आपको डरना नहीं है, एग्ज़ाम से डरना नहीं है। जिसका एग्ज़ाम से खौफ, डर से निकल गया, वो कुछ भी कर सकता है। मैदान में जाने से पहले अगर आप डर गए तो फिर तो मैदान में आप कुछ कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि बिंदास रहो, बिंदास खाओ, बिंदास पियो, बिंदास जियो, बिंदास पढ़ो। लेकिन ये नहीं है कि बिंदास हो इसका मतलब आप खाली बिंदास गर्दी ही करते जाओ। बिंदासली मैंने बताया आपको पढ़ना भी है, समझ में आ गया। और अगर अभी से आप प्लानिंग करके अच्छे से, है ना, जब कभी हम लड़ाई में जाते हैं, मान लो एक वॉर में जाते हैं, तो क्या करते हैं? पहले भाई अपने आप को तैयार करते हैं ना, है ना? तैयार करते हैं, इसका मतलब हम देखते हैं कि जो सामने वाला दुश्मन है कैसा है, फिर उससे ज़्यादा हम अच्छे तरीके से अपने आप की तैयारी करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है कि जब हम जाए ना तो पूरे मूड में जाए। लाइट आ गई है, मेरा भी मूड बन गया है, मेरा भी मूड बन गया है, आगे और बनाते हैं और आगे करते हैं। तो ये आ गई देखो हमारी n बाई एन नॉट, और ये इक्वल आ गया हमारे किसके? फिर यानी कि जो नंबर एक्टिविटी होती है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम इसको एक्टिविटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है तो एक्टिविटी की टर्म्स में इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को। तो ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा फिर? दिस विल बी a बाई ए नॉट इक्वल्स टू n बाई एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 और n यहाँ पर क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। कई बार इसको हम ऐसे लिख देते हैं जैसे n बाई एन नॉट और हाफ इक्वल्स टू a बाई ए नॉट, n बाई एन नॉट हाफ और स्मॉल t बाई कैपिटल T हाफ। ऐसे कैपिटल स्मॉल टी यहाँ पर क्या है? टोटल टाइम और टी हाफ तो मैंने बता ही रहा हूँ बार बार से, हाफ लाइफ। जैसे मान लो कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल है,
कहता है कि 10 साल में टूट गए, एक की हाफ लाइफ 2 साल है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हो जाएंगे 10/2, 10/2 यानी कि 5। बस n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। समझ में आ गई बात? चलो नोट करो, कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अब हम लिखते हैं क्या, तो ये हमारा लगभग खत्म हो गया है। और आगे बढ़ने से पहले अब हम लिखते हैं पहले यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, देखो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट अलग अलग तरह के यूनिट होते हैं। सबसे पहले इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का बैकरल। बैकरल BECQUEREL बैकरल। BQ इसका सिंबल हो गया, और 1 बैकरल होता है 1 डीके पर सेकेंड। ये 1 बैकरल हो गया आपके, 1 डीके पर सेकेंड। अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल में 1 सेकेंड में 1 एटम टूटता है तो उसकी एक्टिविटी 1 बैकरल होगी। अनदर यूनिट, एक और यूनिट होता है इसका, देखो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड होता है, इसका सिंबल हो गया RD, और 1 रदरफोर्ड हो गया इक्वल आपके 1 रदरफोर्ड इक्वल होता है 10⁶ बैकरल के, यानी डीके पर सेकेंड। डी के लिए डीके पर सेकेंड यानी कि 10⁶ बैकरल के। तो 1 RD इक्वल्स टू 10⁶ बैकरल, याद रखना है। एक और यूनिट है इसका, पहले मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, आपको नोट करना है, पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक और यूनिट है क्यूरी। भाई सबके नाम देखो, भाई रदरफोर्ड का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उनके नाम से यूनिट डाल दिया। क्यूरी मैडम ने तो अपनी जान तक दे दी थी इसके लिए, तो इनका तो बनता है, नोबेल भी मिला था इनको। 1 क्यूरी इक्वल्स टू 1 CI। 1 CI, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं मैं। 1 CI हो गया 3.7 इंटू 10 टू दी पावर, वो 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 10 बैकरल है। 1 क्यूरी इतने बैकरल के इक्वल होता है, ये आपको अच्छे से याद करना है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इस तरीके से हमारा रेडियो एक्टिविटी का हो गया इति कृतम। हमारे सर थे मैथ के, खत्म करने के बाद बोलते थे, हिंदी में लिखते थे क्या पता है, लिखते थे इति कृतम। इति कृतम का मतलब होता है इतना ही करना है। इतना ही करना है, तो इति कृतम, खत्म कहानी, द एंड। पिक्चर के एंड में लिखा था द एंड, तो ये हमारे रेडियो एक्टिविटी का द एंड हो गया, लेकिन थियरी वाला द एंड हुआ है ना। तो अभी हमने क्या करा, देखो हमने स्टार्टिंग सब तक देखा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, डिफाइन किया, फिर हमने देखा किस पर डिपेंड करता है, हमने देखा किसी पर डिपेंड करता ही नहीं है, ये तो लॉ ऑफ चांस को फॉलो करता है, इसके रेट को ना इंक्रीज कर सकते ना डिक्रीज कर सकते हैं। फिर हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव करी, फिर हमने हाफ लाइफ किया, उसके बाद हमने मेन लाइफ किया, फिर हमने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव किया, फिर हमने इसके ऐसा यूनिट लिखे। अब हम इस आगे बिल्कुल खत्म पे, ये कहानी हो गया इसका खत्म। अब इसकी न्यूमेरिकल्स की कहानी शुरू होगी, उसको हम अगले लेक्चर से करेंगे। इन द मीन वाइल आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है अच्छे से, जो मैंने आपको देखना है वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है बढ़िया तरीके से, है ना, और सारे फार्मूले याद करने हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। टाटा बाय।